नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी के आरंभ पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे नाजीवाद और हिटलर ने सत्ता, विचारधारा और हिंसा के जरिए पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन आज के इस चैप्टर के माध्यम से हम इतिहास के उस मोड़ पर आएंगे जहां पर लड़ाई बंदूकों की नहीं, बल्कि जंगल, जमीन और संसाधनों पर थी। यानी यह वह दौर था जब सभ्यता के नाम पर उपनिवेशवादियों ने उन समाजों को बदलना शुरू किया जो प्रकृति के साथ रहती थी, यानी वन्य समाज। और ये हालांकि ये इन्हें बदलना शुरू किया तो इसके पीछे उनके अपने आर्थिक हित थे, उपनिवेशवादी हित थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ये आपकी क्लास 9th का जो है इसके बाद एक और चैप्टर होगा जो क्लास 9th आपकी खत्म हो जाएगी हिस्ट्री की, और इसके बाद हम अगली क्लास का शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको इसका लाभ मिल रहा होगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो कमेंट करके भी बताया करिए और साथ के साथ लाइक भी किया करिए वीडियो को, और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उसे भी शेयर किया करिए, क्योंकि यह आपकी बुनियाद बनाने का काम कर रहा है और हमारा भी उद्देश्य यही है कि आपका आधार मजबूत हो, उसके बाद आप जो है स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाएं। तो चलिए अपनी जो है एनसीईआरटी के जरिए अपना बेस जो हम स्टार्टिंग से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अगले चरण में तो पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि हम जो है आज जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग करते हैं, वो अक्सर जंगलों की लकड़ियों के माध्यम से, यानी पेड़ों की लकड़ियों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। चाहे वो कागज हो, चाहे वो फिर जो है मेज कुर्सियां हो, चाहे वो दरवाजे खिड़कियां हो, और चाहे फिर वो कपड़े रंगे जाते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो टॉफियां होती हैं, मसाले वगैरह तो है ही है, बच्चों की जो टॉफियां होती हैं, जिस टॉफी के सेलोफेन जो रैपर होता है जो टॉफी के अंदर, वो भी हमें पेड़ से ही मिलता है। इसके अलावा बीड़ी के तेंदुपत्ते, शहद, गोंद, कई सारी चीजें हमें उत्पादन यहाँ से मिल रहे होते हैं। यानी कि इतना महत्वपूर्ण होता है ये जंगल उत्पाद, या हमारे लिए वन, हमारे वन्य जीव जो वन है हमारे लिए कितना जो है हमारे जीवन में महत्ता रखते हैं, किस तरीके से है। ठीक है। इसके अलावा तमाम दुनिया भर की चीजें और भी यूज होती हैं। बांस हैं, जलावन की लकड़ियां हैं, घास, कच्चा कोयला, सब ज्यादातर चीजें हमें वहीं से प्राप्त हो रही हैं, तो इनकी ये महत्ता है। तो यह विविधता हालांकि तेजी से लुप्त होती जा रही है आज के समय में। औद्योगिकरण के दौर में, यानी कि जब बात करें हम 1700 लेकर के 1995 के बीच की बात करें, के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाह और ईंधन की लकड़ी के लिए ही साफ कर दिया गया। यानी किस किस दौर में, यानी 1700 से 1995 के बीच में ही जो है कितना 9.3% जंगलों को नष्ट कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। किसके लिए? औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, खेती बाड़ी के लिए, चारागाह के लिए, ईंधन के लिए, आदि के लिए। चलिए खैर, अब ये वन विनाश हम जो है पढ़ रहे हैं, उपनिवेशवाद के दौर को पढ़ रहे हैं। वहां पर किस तरीके से ये उपनिवेशवादी जो थे लोग, या हम अपना भारत के संदर्भ में बात करें तो ब्रिटिश हुए या फ्रांस हुए, हम इंडोनेशिया के संदर्भ में बात करें तो डच हुए, तो इन्होंने जो है इस तरीके की गतिविधियां करी, तमाम दुनिया भर की अपनी नीतियां लाते रहे। उन नीतियों के माध्यम से वन उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, वनों से लकड़ियां प्राप्त कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उन प्राप्ति के क्रम में ये वनों का विनाश भी कर रहे हैं। तो वन विनाश होता क्या? वनों का विनाश का मतलब है कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया, इसी को हम वन विनाश कहते हैं। हालांकि यह कोई नई समस्या नहीं है, शुरुआत से ही हम इसे देखते हैं। जब सभ्यताएं फल फूल रही थी, नदी के किनारे फल फूल रही थी, तो फिर जो है जैसे जैसे वो विकास का क्रम आगे बढ़ता है, लोहे की खोज होती है, हथियार बनते हैं, कटाई के लिए हथियार बनते हैं, तो वहां पर फिर वो जो है पेड़ों को काटते हैं और फिर वहां खेती योग्य से जमीन बनाते हैं, रहने योग्य से जमीन बनाते हैं। तो ये नई समस्या नहीं है, लेकिन ये सदियों से जारी है। पर वहां पर बहुत ही सीमित, जितनी आवश्यकता थी उसी उसी क्रम में इसका हो रहा था विनाश। लेकिन यहाँ जो है औपनिवेशिक दौर में यह प्रक्रिया व्यवस्थित और व्यापक रूप से बढ़ रही है। तो व्यापक रूप से बढ़ रही है, तो इसलिए हम वन विनाश कह रहे हैं इसे। खैर, अब भारत में वन विनाश के मुख्य कारणों की बात करें तो भारत में जो वन विनाश हुआ उसके मुख्य कारण की बात करें तो औपनिवेशिक दौर में सबसे पहले इसमें जो कारण दिया गया आपके एनसीईआरटी में, वो है जमीन की बेहतरी। जमीन की बेहतरी का क्या मतलब है? तो देखिए, सन 1600 में भारत के कुल भूभाग का लगभग यानी कि 1/6 हिस्सा खेती योग्य था। कब था यह? 1600 में। लेकिन अब आज के दौर की बात करें तो यह हिस्सा लगभग आधा हो चुका है, आधे से अधिक हो गया है। तो जहां पहले 1600 सन में जो है ये केवल 1/6 था, वही अब आधे से ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कितना वनों का विकास किया गया होगा विनाश, जो है केवल आधे से ज्यादा हो गया ये आंकड़ा। किसके लिए? खेती के लिए। अब देखिए, अब ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जब आबादी बढ़ रही थी, खाद्यान्न की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो रही थी, तो खाद्य पदार्थों की मांग और बढ़ती आबादी के कारण किसानों ने क्या किया? जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, और जंगलों को साफ करके वहां पर क्या किया? उन्होंने अपना खेती करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से यह जो है जंगलों का विनाश हुआ और खेती योग्य जमीन बनती गई।
तो इस वजह से ये आंकड़ा बढ़ गया। अब खैर, अब दूसरे कारण की बात करें तो औपनिवेशिक नीतियां और व्यवसायिक खेती। क्या हुआ, औपनिवेशिक नीतियां, यहाँ पर जो ब्रिटिश हैं अपनी औपनिवेशिक नीतियां लागू कर रहे हैं, उनके माध्यम से जंगलों को काट रहे हैं वो। और जंगलों को काट क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जो है उनकी आवश्यकता थी। यहाँ पर वो व्यावसायिक खेती करा रहे हैं, जंगल में जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उग रहे थे उनको काट करके ये खास किस्म के जो है पेड़ पौधों को उगा रहे हैं जो इनकी जरूरतों को पूरा करते हो, तो इसलिए इसे व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। तो दूसरा कारण है साहब औपनिवेशिक नीतियां और आपकी व्यावसायिक खेती। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, तो पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास जैसी व्यावसायिक खेतियों को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं साहब, ये अंग्रेज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 19वीं सदी में यूरोप में शहरी आबादी का पेट भरने की जरूरत थी। तो शहरी आबादी जो बढ़ रही है वहां पर उनके लिए खाद्यान्न की कमी हो रही है। तो खाद्यान्न की कमी हो रही है तो वहां कहीं से तो पहुंचाया जाए, तो वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं भारत से। और भारत से कैसे कर रहे हैं कि यहां पर जो पारंपरिक खेती हो रही है उसको हटा करके उसकी जगह व्यावसायिक खेती ला रहे हैं। और तो ये हो गई साहब, तो इसके लिए जरूरत थी खाद्यान्न के लिए। दूसरी जरूरत थी कि वहां जब औद्योगिक क्रांति हो रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है, तो वहां पर जो चीजें बन रही हैं उसके लिए आवश्यकता थी। जैसे वो नील हो गया कपड़ों को रंगने के लिए, जैसे वो बोरे हो गए सामान पैक करने के लिए। तो जो पटसन जो है ये, अब यहाँ गन्ना हो चीनी के लिए, या फिर जो है दारू शराब बनाने के लिए जरूरत थी इसकी। तो इसलिए ये यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, खेती को। अब साहब औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, यह मानकर चलने लगी वो कि ये जो जंगल हैं ये अनुत्पादक है, क्योंकि यहां से उत्पाद ऐसा कुछ फायदे की चीज नहीं मिल रही है। तो फायदे की चीज नहीं मिल रही तो क्या किया जाए, इसे फायदे योग्य बनाया जाए। तो फायदे योग्य बनाया जाए तो उन्हें खेती के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। तो इसकी वो नीति अपना रहे हैं। अब नीति अपना रहे हैं, उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य एकमात्र एक ही उद्देश्य है साहब, आर्थिक लाभ कमाना। और वो भी आर्थिक लाभ कैसा, अधिकतम आर्थिक लाभ। तो साहब राजस्व बढ़ाना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, इसका ये उद्देश्य था। और अंततः आर्थिक लाभ कमाना है जो भारत से ले जाकर अपना ब्रिटेन इंग्लैंड में ले जाएंगे। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है, देखिए परिणाम हो रहा है कि साहब 1880 से 1920 के बीच में खेती योग्य भूमि में क्या हुआ, लगभग 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हो रही है। यानी इतने जंगल साफ कर दिए गए, उन जंगलों को साफ करके वहां पर क्या किया, खेती योग्य भूमि बना दी गई। तो इतने 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हो रही है मात्र जो है 1880 से लेकर 1920, मात्र 40 साल के बीच में इतनी खेती बढ़ा गई। अब देखिए साहब, खेती को बेशक जो है विस्तार का संकेतक माना जाता है, लेकिन इसके लिए क्या किया गया, विशाल पैमाने पर वनों की कटाई करनी पड़ी है, जो आज हमारे सामने पर्यावरण की समस्या के रूप में दिखती है। ठीक है, अब यहां पर एक ये बात है कि औपनिवेशिक शासन ने क्या किया, जंगलों को एक संसाधन नहीं, अगर हम किसी चीज को संसाधन के रूप में देखेंगे तो हम उसका उसी हिसाब से उपयोग करेंगे, लेकिन इन्होंने संसाधन नहीं देखा बल्कि क्या किया, उसे राजस्व के साधन के रूप में देखा। जब राजस्व के साधन के रूप में देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उसी ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने के क्रम में ये क्या करेंगे, धड़ाधड़ जो है वनों को कटाई करते रहेंगे, उन वनों का विनाश करेंगे। तो यही दृष्टिकोण क्या हो रहा है, वन विनाश का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। कौन सा, कि उन्होंने संसाधन के रूप में नहीं देखा बल्कि राजस्व के एक कारण, आधार के रूप में देखा। खैर, अब दूसरे कारण की बात करें तो साहब है पटरी पर स्लीपर। क्या मतलब है, रेलवे का विकास हो रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है तो रेलवे के लिए पटरी बिछाई जानी है, पटरी के नीचे लकड़ी की स्लीपर लगते हैं, तो उस लकड़ी की स्लीपर की जरूरत है। तो लकड़ी के जो स्लीपर हैं वो मौजूदा जो पारंपरिक रूप से जो जंगलों में पेड़ उपज रहे थे प्राकृतिक रूप से, उनके माध्यम से वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए चाहिए थी बड़ी बड़े थोड़ी लकड़ी हो, तो मोटी लकड़ी हो, मजबूत हो, वैसी लकड़ी चाहिए। तो उसके लिए फिर ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए अलग से जो है पेड़ ला रहे हैं, उस पेड़ को लगा रहे हैं, चाहे वो सागौन हो चाहे वो शीशम हो, इस टाइप के। तो अब देखिए इंग्लैंड में क्या हो रहा है, लकड़ी की कमी हो रही है। 19वीं सदी की शुरुआत में तक इंग्लैंड में ये बलूत जो एक पेड़ था यानी ओक, जंगल इसके खत्म हो गए लगभग वहां पर। कब, 19वीं सदी की शुरुआत में। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, शाही नौसेना के लिए लकड़ी की भारी कमी हो गई। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि साहब शाही नौसेना के लिए लकड़ी की कमी, इसका क्या मतलब है। अरे साहब शाही नौसेना यानी नेवी है, नौसेना है, तो उसके लिए जहाज की जरूरत होगी ना, पानी के जहाजों की जरूरत होगी। तो पानी के जहाज उस समय लकड़ी से बनाए जा रहे हैं, तो लकड़ी से बनाए जा रहे हैं, तो अब लकड़ी की जब लकड़ी की आपूर्ति नहीं होगी तो जहाज कैसे बनेंगे, जहाज नहीं बनेंगे तो फिर इसकी शाही नौसेना मजबूत कैसे होगी, यानी ब्रिटिश नौसेना। तो इसके लिए लकड़ी की भारी कमी हो रही है। अब साहब जहाजों के निर्माण के लिए टिकाऊ लकड़ी जरूर होती है, और इसके बिना ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति कमजोर पड़ सकती थी। तो जो उस समय कहा जाता था कि जो है समुद्र पर नियंत्रण रखेगा वो राज करेगा। तो यही कारण था कि ब्रिटिश ने अपनी नौसेना में अच्छी खासी शक्ति हासिल कर ली थी, इसलिए वहां पर शक्तिशाली बनकर उभरा था यूरोप में।
खैर, तो ये कमी हो रही है, तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये लकड़ियां यहाँ पर भारत में जंगलों को काट करके वहां इस खास किसकी लकड़ी पेड़ों को उपजाएंगे। दूसरा है साहब भारत की वन संपदा का दोहन। तब दोहन कैसे कर रहे हैं देखिए, 1820 के दशक में अंग्रेजों ने क्या किया, भारत की वन संपदा का सर्वेक्षण कराया गया, यानी खोजी व्यक्ति भेजे गए, जाओ देख के आओ कौन से जंगल में किस प्रकार की लकड़ी है, हमारी आवश्यकताएं किन लकड़ियों से होती है, देख देख के आओ। तो देख रहे हैं यानी सर्वेक्षण करा रहे हैं। अब कुछ ही वर्षों में क्या हुआ, जब पता चल गया वहां पर हमारी जरूरत का पेड़ है और वहां पर नहीं है, तो यहां जरूरत है तो वहां से पेड़ काट रहे हैं, ये बड़ी संख्या में पेड़ काट रहे हैं। भारी मात्रा में लकड़ियों का यहां से निर्यात हो रहा है इंग्लैंड में। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी कमी आ गई ना, इसलिए इसका निर्यात हो रहा है, यहां से भारत से इंग्लैंड भेजी जा रही है लकड़ियां। अब साहब रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, बताया पटरी बिछाने के लिए स्लीपर की जरूरत थी। तो अब इससे क्या हुआ, 1825 के दशक में रेल नेटवर्क के विस्तार से लकड़ी की नई मांग पैदा हो गई है, तो उस मांग को पैदा करने के लिए ये जो है इस लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। अब इसके चलते देखिए, और इसके अलावा क्या है, इंजनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी ना, तो कोयले के उससे चलते थे, वो कोयले के या भाप के इंजन थे, तो वो जो है उसको जलाने के लिए ईंधन के तौर पर जो है इस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ के साथ रेल की पटरियों को जोड़ रखने के लिए स्लीपरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए 1 मील रेल पटरी के लिए कितनी की आवश्यकता पड़ रही है, करीब जो है 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर लगते थे। तो इतनी बड़ी मात्रा में स्लीपर लगते, तो इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी पेड़ काटे जा रहे थे और स्लीपर बनाए जा रहे थे, इससे भी वनों का विनाश हो रहा है। अब अगले वन विनाश की बात करें तो बागान है, चूंकि अधिकतम लाभ के लिए काम कर रहे थे यहाँ पर, आर्थिक लाभ पाने के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर खेती करा रहे हैं, तो व्यवसाय खेती को जब बढ़ावा दे रहे हैं, इसी क्रम में ये बागान बनाते हैं। तो यूरोप में क्या है, चाय कॉफी और रबर की मांग तेज हो गई थी, तो वहां तेज हो रही है और यहाँ पर उसकी खेती करा करके वहां भेज देते। तो जब यहाँ वहां चाय की इस सब की कमी हो रही है, तो यहाँ पर उसकी खेती कराने की आवश्यकता पड़ रही है इनको। तो खेती कराई कैसे जाए, जमीन है नहीं तो चलो जंगल को साफ कर दो, जंगलों को काटो, फिर वहां पर जो है खेती कराओ, किसकी, इन सब की, तो इन्हें बागान कहते हैं। तो इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन्होंने बागान लगाए नए। इन बागानों के लिए क्या किया गया, प्राकृतिक वनों के बड़े हिस्सों को साफ कर दिया गया और अंग्रेजी सरकार ने जंगलों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और इसके साथ साथ क्या किया, नियंत्रण में लेने के बाद बहुत ही सस्ती दर पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया, यानी ठेकेदारी व्यवस्था एक तरीके से लागू कर दी यहाँ पर। तो इन इलाकों की बाड़ाबंदी कर दी गई ताकि स्थानीय लोग इसमें प्रवेश ना कर सकें। ये सारी बात तो हम जो पहले भी पढ़ा चुके हैं ना आपको, जब हम आदिवासी विद्रोह के बारे में बात कर रहे थे, आदिवासी समाज के बारे में पढ़े थे, तो ये सारी बात हमने बताई थी आपको। जंगलों की जगह व्यवसाय खेती यानी कि इसकी शुरुआत हो गई। तो अगला कारण साहब ये था बागान। अब देखिए, अब जैसे हमने देख लिया क्या कारण थे, किस वजह से वनों का विनाश हुआ। अब इसी में बता रहा है कि साहब अंग्रेज जो है जहाज रेल की पटरी बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग इस सब के लिए किया जाएगा, यानी कि जो स्थानीय लोग जो यहाँ पर जंगलों में रहते थे, आदिवासी समाज वगैरह, तो वो अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए भी तो ये वन्य उत्पादों का उपयोग कर रहे थे ना। तो इसमें ये डर लग रहे हैं कि ये अगर आदिवासी धुआंधार पेड़ काटने लग गए तो हमारी जो जरूरत की लकड़ियां हैं वो भी चली जाएंगी। तो इनको रोका जाए किसी तरीके से, तो कानून बना करके, तमाम दुनिया भर की नीतियां बना करके उनको रोकने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, डायट्रिच बेंड्रिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को बुला रहे हैं और इस विषय पर मशवरे के लिए उसे बुला रहे हैं। उसे देश का पहला वन महानिदेशक बना दिया जाता है, तो नियुक्त कर दिया गया। अब ये क्या कर रहा है, इसने महसूस किया, क्या महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना चाहिए, यानी जो आदिवासी समाज है या दूसरे समाज है उनको कैसे वन संरक्षण किया जाता है उसके बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो यानी संरक्षण विज्ञान में अब जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा, यानी जंगलों को बचाए रखना है किनसे, आदिवासी। ऐसा नहीं कि जंगलों को पर्यावरण की दृष्टि से बचाना है, नहीं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को किस तरीके से बचाया जाए स्थानीय लोगों से, उसके लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। तो जब तंत्र विकसित करना चाहिए तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, एक सेवा शुरू कर देता है जिसे हम वन विभाग सेवा कहते हैं। तो खैर, वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे, ये सारी बातें इसके दिमाग में आ रही हैं और फिर ये सलाह देता है और सलाह देने के क्रम में हो रहा है ब्रेंडिस जो है 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना कर दे रहा है, जो हम आज IFS के बारे में नाम से जानते हैं, जो यूपीएससी इसकी परीक्षा कराता है हर साल, और आप भी देते होंगे, अगर जो उसके योग्य है वो या पात्रता रखता है उसकी, तो वो भी देता होगा। तो IFS, तो इसकी स्थापना कर दे रहा कब, 1864 में। 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दे रहा है और उसके अलावा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना भी कर रहा है। और साहब क्या कर रहा है, ये 1906 में इसकी स्थापना हो रही है। यहाँ पर जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते थे। अब इसका क्या मतलब वैज्ञानिक वानिकी का,
तो जंगलों में प्राकृतिक रूप से जो पेड़ उपजते हैं वो कहीं भी कोई भी उपज जाता है। एक पेड़ यहाँ उपज गया तो एक पेड़ यहाँ उपज गया, एक यहाँ उपज गया। और ये जो है किसी तरीके के पेड़ हो सकते हैं, ये पेड़ किसी और का होगा, मान लो ये सेब का है तो मान लो ये अमरूद का, ये आम का, इस तरीके से मान लें। तो फल के नाम बता दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक वानिकी के माध्यम से बता रहे हैं कि साहब इस तरीके से पेड़ उगाने हैं, यानी एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में हो पेड़, तो लाइन मार, तो इसे वैज्ञानिक जो है वानिकी के नाम से कह रहा है। लेकिन वैज्ञानिक वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर इन्होंने क्या किया, विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट दिया। एक ही प्रजाति के पेड़ लगा रहे हैं, एक ही सीध में लगा रहे हैं। अलग अलग जहां प्रजाति जो दिख रही थी वन में, जंगल में प्राकृतिक रूप से, उनको ये काट दे रहे हैं। अब साहब इसकी जगह क्या कर रहे हैं, सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए, इसे बागान कहा जाता है। और वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। अब उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा और कितना नहीं काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे, ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। तो यानी ये प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे उग रहे थे, इन्होंने उनको नष्ट करना शुरू कर दिया और एक ही किस्म की प्रजाति लगा रहे हैं। जब इन्हें काट दे रहे हैं तो फिर यहाँ पर दोबारा जो है उपजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम बागान के नाम से जान रहे हैं। अब देखिए साहब, 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। क्यों, अपनी जरूरत के जैसे जैसे इन्हें जरूरत महसूस हो रही है उसी हिसाब से संशोधन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ये 1878 में संशोधन कर रहे हैं, उसके बाद 1927 में संशोधन कर रहे हैं। जो 1828 में संशोधन किया, सॉरी 1878 में संशोधन किया इन्होंने, उसमें बताया कि इसमें 3 श्रेणी रखी इन्होंने। पहली साहब आरक्षित श्रेणी कर दी, दूसरी सुरक्षित और तीसरी ग्रामीण। यानी जो आरक्षित श्रेणी थी उसमें तो कोई भी नहीं जा सकता था सिवाय सरकारी कर्मचारी के, तो मान लो इसे ये वाला हो गया आरक्षित। और एक संरक्षित थी, तो मान लो ये वाली संरक्षित हो गई, उदाहरण के तौर पर देख लें। और एक तीसरी थी साहब ये ग्रामीण, तो यहां पर कोई भी स्थानीय लोग जा सकता है। तो यानी ग्रामीण वाली भूमि पर, जो ग्रामीण वाला क्षेत्र था, वहां पर कोई भी जा सकता था, यहां पर परमिशन लेके जा सकता था, यहां कोई भी नहीं जा सकता था। तो ये था। तो गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे, आरक्षित से कुछ भी नहीं ले सकते थे। आरक्षित उन्होंने अपने लिए कर ली। अब लोगों के जीवन कैसे प्रभावित होंगे इसमें, तो स्वाभाविक बात है, उनकी जरूरत, स्थानीय जरूरत थी। उनके लिए जो कंद मूल फल वगैरह, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, झोंपड़ी बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे, लकड़ी उनकी जरूरत थी। अब वो जो रोक दी तो उनके लिए तो ये जरूरत कम, सॉरी ये तो उनको प्राप्त नहीं हो रही है ना, उनकी आपूर्ति नहीं हो रही, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर इनसे टकराव भी पैदा होगा। अब इसी में कंद मूल फल जो थे ये सब खाते थे आदिवासी समाज जो है, तो अब ये भी नहीं मिल रहे हैं। ये कंद जो होता है वो अत्यंत पोषक खाद्य है, ये सब नहीं मिल रहे हैं। बांस की जो बांस है वो भी नहीं मिल पा रहा है इन्हें, जो बांस के अलग अलग उत्पाद बनाते थे, बाड़े बनाते थे दीवार टाइप की, तो ये सारी चीजें इन्होंने रोक लगा दी। तो इससे इनका दिमाग खराब होगा आदिवासियों का। अब साहब देखिए, अब जो मुश्किलें तो बढ़ रही थी, इस कानून के बाद घर के लिए जो लकड़ी काटना पशुओं, सारी चीजें इन्होंने रोक दी इस कानून से। अब देखिए वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हो रही है। जब इन्होंने नियमन कर दिया वनों का, तो उससे आदिवासी समाज की खेती प्रभावित होगी। कैसे होगी कि आदिवासी समाज जो है अलग अलग प्रकार की खेती करते थे, जिसमें एक झूम खेती थी, हमने पहले भी पढ़ी थी। तो झूम खेती है, घूमंत जिसे कह रहे हैं। तो अगर यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घूमंत खेती की प्रथा पर पड़ता है। तो कैसे दिखता है, देखो हम एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, या दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में बात करें, तो एक पारंपरिक तरीका था। इसमें मैंने बताया था क्या होता था कि जंगलों को जला देते थे और फिर वहां खेती करते थे, यानी कि जो राख बच जाती थी उस राख पर जो है बीज छिड़क देते थे और खेती होती थी। खेती जब हो जाती थी, फसल काट कर, जब फसल तैयार होती थी, काट करके उस जमीन को छोड़ देते थे परती के रूप में, यानी कि ये 15-20 साल के लिए छोड़ दिया उसे। फिर उस पर जो पुनः दोबारा पेड़ करते थे, फिर अगले उस पर ये सेम काम करते थे, कुछ दूसरे हिस्से पर जंगल जलाया या पेड़ पौधे जलाए, वहां खेती की, फिर उसे छोड़ करके अगली जगह चले गए। तो ये थी घूमंत तरीके जो है। हालांकि इसके जो है कई स्थानीय नाम है, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, नोट कर लेने। कई बार जो है पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ ले जाते हैं कि जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लानदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन और या तावी कह रहे हैं, वहीं श्रीलंका में चेन्ना कह रहे हैं। तो यह पूछा जा सकता है कि साहब लानदिंग, मिल्पा, चितमेन, तावी, चेन्ना, यह नाम किससे संबंधित है। तो आपको बता देना है कि साहब ये झूम खेती से संबंधित है, पारंपरिक स्थानीय खेती से संबंधित है।
या यही कह दे कि झूम खेती से संबंधित निम्नलिखित में से दिए गए झूम खेती से संबंधित कौन से शब्द हैं, तो वहां टिक करवा सकता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। वहीं हिंदुस्तान में बात करें या भारत में बात करें, तो भारत में घुमंतु खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खदान, कुमरी, ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम है। तो आपको ये नाम भी नोट कर लेने हैं, लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं कि अगर कई क्वेश्चन आ गया कि घुमंत केतु से या फिर जो है झूम खेती से संबंधित निम्नलिखित से कौन से शब्द हैं, तो आपको इनमें से कोई टिक लगा देना है, जो नहीं है वो हटा देना है, जो है लगा देना है। तो इस तरीके क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। घूमंत कृषि के लिए एक जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, और फिर इसे 12 से 18 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। और यही बात करें कि इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा उगाया जाता था, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फलियां उगाई जाती थी। तो ये सारी बातें आपको याद कर लेनी। तो इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर, जब ये रोक लगा देंगे इस पर, यानी कि जो वनों का, यानी कि जो झूम खेती पर रोक लगा देंगे या वनों को जलाने से रोक लेंगे, तो भाई ये सारी खेती नहीं कर पाएंगे, तो खेती नहीं कर पाएंगे, लेकिन खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से इनके सामने मुश्किलें आपके दिखती हैं। अब शिकार की आजादी, जंगल जो ये अधिनियम लाए, कानून लाए, उसके माध्यम से खेती प्रभावित हुई, आदिवासी या स्थानीय समुदाय का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में इन्होंने शिकार पर भी रोक लगा दी है। शिकार यानी कि जो आदिवासी समाज था या स्थानीय समाज था, वो कुछ जो जंगलों में जानवर होते थे उन्हें मारकर खा लेता था। उसमें चाहे हिरन हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे फिर वो जो है तीतर वगैरह टाइप के लोग, यानी छोटे मोटे शिकार करके वो अपने पेट पाल लेता या भर लेता था। ये था कुल मिला के। लेकिन अब कानून बनाने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, उसे अवैध शिकार कर दिया, घोषित कर दिया कि इस तरीके का शिकार आप नहीं कर सकते, और जो शिकार करते हुए पकड़ा जाता था उसे दंड भी देते थे। तो ये तो अपने पारंपरिक इनका वो था, पारंपरिक अधिकार था, तो इन्होंने छीन लिया। अब जहां एक तरफ वन कानून ने लोगों के शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया, वहीं बड़े जानवरों का आखिर यहाँ खेल बन गया। अब इनका यहाँ पर देखिए मजेदार बात क्या है कि एक तरफ आदिवासियों को छोटे मोटे जानवरों को मारने से रोक रहे हैं, उनका शिकार करने से रोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये खुद बड़े बड़े जानवरों को मार रहे हैं। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना इनके लिए खेल हो गया, गेम हो गया, कि जो सबसे ज्यादा मारेगा उसको इनाम देने का काम कर रहे हैं साहब ये। तो इसी में जो है बात करें कि मुगल कलाकृतियों में सारी चीजें देखते हैं कि वहां उस समय पर शिकार करना एक शौक था और खेल की तरह देखते थे। जो ज्यादा बढ़िया शिकार करता था वो अलग ही नजरिए से देखा जाता था। तो इसी में ये अंग्रेज भी शिकार कर रहे थे। तो अंग्रेजों की नजर में ये शिकार क्यों कर रहे हैं कि इनकी नजर में बड़े जानवर जो हैं, बर्बर जानवर जो हैं, वो आदिवासी समाज के, वो आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। कौन से? बड़े जंगली जानवर और बर्बर, ये आदि समाज के प्रतीक थे। तो उनका मानना क्या था, ये खतरनाक जानवर को मारकर वे भारत को, हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। गजब की बात करते थे यार ये। इनको जानवरों को मारकर भारत को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इससे किसानों को खतरा है। अब इन जानवरों को मरवा रहे हैं, बाघ मार रहे हैं, भेड़िया मर रहे हैं, और दूसरे बड़े जानवर हैं उनका शिकार हो रहा है, और जो शिकार करके आ रहा है उनको इनाम दिए जा रहे हैं। अब देखिए इसी क्रम में इसमें जो है क्या हुआ, 1875 से 1925 के बीच की बात करें तो इसमें इनाम के लालच में, किसके लालच में? इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ मारे गए। उसी क्रम में साहब 1,50,000 तेंदुए मार दिए गए। वहीं 2 लाख से ज्यादा भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा, और अकेले जॉर्ज यूल नामक एक अंग्रेज अफसर था, उसने 400 बाघ मार दिए थे साहब। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरण और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों को सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारना चाहिए। यानी एक तरफ आप स्थानीय समुदाय को रोक रहे हैं कि आप जानवर नहीं मार सकते, वो भी छोटे छोटे जानवर, और आप इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को मार रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, लॉर्ड रीडिंग का है। ये लॉर्ड रीडिंग के सामने कई सारे बाघ मरे पड़े हैं। गर्व महसूस कर रहा है अपने आप को कि साहब मैंने इतने शेर मार दिए, इतने बाघ मार दिए। ये तो इनके कारनामे थे। खैर, अब जब ये सारी गतिविधियां हो रही तो भाई समाज तो विद्रोह भी करेगा ना, क्योंकि उनसे आप रोजी रोटी छीन ले रहे हो, उनके खाने की चीजें छीन ले रहे हो, उनके जो पारंपरिक अधिकार है वो छीन ले रहे हो, वो अपने जल जंगल जमीन को अपना वो भगवान देवता मान रहे हैं, वो सारी चीजें उनसे वंचित कर दे रहे हैं आप उन्हें। तो फिर उनको तो दिमाग खराब हो गई, दिमाग खराब हो रहा तो आपके खिलाफ वो आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन करेंगे तो विद्रोह होगा। तो इसी क्रम में वन विद्रोह हो रहा है। तो वन विद्रोह हम देख ही रहे हैं। हालांकि दुनिया भर के वन्य समुदाय ने भी, ये तमाम दुनिया अलग अलग जगह पर जो है वन विद्रोह किया।
तो हम अगर बात करें भारत की, तो संथाल परगना में सिद्धू, जिसे हम सिद्धू भी कहते हैं, सिद्धू कान्हो, तो सिद्धू और कान्हो, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरते आंदोलन के नायक के रूप में आज भी जाना जाता है, आज भी याद किया जाता है। अब देखिए बस्तर के लोगों ने ही ऐसा ही काम किया कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन किया। बस्तर कहां पर है साहब? बस्तर है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर, यानी अगर मान लें हम छत्तीसगढ़ ये है तो करीब यहां पर है ये बस्तर, और ये कहां पर है, किसकी सीमा पर है साहब? ये आंध्र प्रदेश, मान लो ये आंध्र प्रदेश की सीमा, और इधर उड़ीसा की सीमा, और साहब इधर से महाराष्ट्र की सीमा। तो इस सीमा पर ये स्थित है, लगा हुआ क्षेत्र कहें तो। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है, यानी कि ये बस्तर के बारे में मुख्यतः जानकारी दे दी, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दे दी, और किस तरीके की उसकी पठारी है या मैदानी है वो सारी बात बताइए। तो इस पठारी के उत्तर में क्या है? दक्षिण छत्तीसगढ़ का मैदान, और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी इसके बीच में से होकर बहती है, और वो पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है। क्या कह रहा है? पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। तो ये नाम भी आपको याद कर लेने हैं, आपके काम की चीज है। तो बस्तर में कौन कौन सी आदिवासी समुदाय रहता है? वो रहता है साहब मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समाज रहते हैं। और ये अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जबानें बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके रीति रिवाज जो है वो एक ही प्रकार के हैं, एक ही तरह जैसे हैं रीति रिवाज और विश्वास। अब देखिए साहब और जानकारी इसके बारे में। बस्तर के कुछ लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिलती है, यानी जो गांव वहां पर थे उनके जो लोग थे या मुखिया थे, जो भी थे सारे वहां पे जो रहने वाले, वो मानते थे ये जो गांव की जमीन है हमें ऐसे ही नहीं मिली है, ये हमें धरती माँ ने दी है। तो धरती माँ ने दी है तो हमें भी उसमें उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। तो जैसे ही फसल होती थी, अच्छी फसल होती, कुछ भी फसल कटती थी, उस समय ये जो है धरती माँ को कुछ ना कुछ देते थे। आज वो त्योहार के रूप में हम देखते हैं चीजें सारी, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसके बदले में एक छोटा शुल्क अदा करते, यानी कि एक गांव की चौधरी का पता होता था कि सीमा क्या है, उस सीमा में वो जंगल की देखभाल वगैरह करते थे, दूसरे गांव को भी सेम काम करते थे। अब दूसरे गांव के लोग अगर एक दूसरे गांव से कुछ वन्य उत्पाद या जंगल से कुछ लकड़ी भी ले जाते हैं तो ऐसे नहीं ले जाते थे, उसके लिए वो कुछ ना कुछ शुल्क देते थे। और वो शुल्क जो है एक छोटा शुल्क होता था, वो कैसे अदा करते थे? उसे देवसारी दांड मानकर, यानी दांड मान इस तरीके का शुल्क कहा जाता था। ये जो है किसके, अब ये जो गांव ये थे अपने गांव जो अपनी हिफाजत के लिए क्या करते थे, ये चौकीदार भी रखते थे जंगलों की हिफाजत के लिए। और उसके अलावा एक बड़ी सभा का आयोजन भी करते थे हर वर्ष। ये हर साल एक सभा होती थी जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग आते थे, और साथ ही साथ गांव के मुखिया जुटते थे, वो जंगलों सहित तमाम दूसरे मुद्दों पर वहां पर चर्चा करते थे। खैर चलिए, अब लोगों के भय से क्या मतलब है? तो मैंने बताई सारी बातें। उनके लोगों के भय क्या है? उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनसे खान पान की चीजें छीनी जा रही है, उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, उनसे जंगल जमीन छीन ली जा रही है। अब औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घूमंत खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। इसी क्रम में कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिए। अब यानी कुछ जो, चूंकि गांव जो थे वो जंगलों में थे ना बीच में, अब ये जंगलों में थे बीच में, तो अब ये अगर कोई आरक्षित जंगल घोषित कर दिया, उन्होंने आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, तो उसमें क्षेत्र में ये गांव भी आ रहा है, तो गांव से लोगों को निकलना पड़ेगा क्योंकि वो आरक्षित हो गया, वहां तो किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे में ये जो है बस्तर के जो लोग थे उनको वो कुछ छूट भी दे दी गई, वहां पर एक शर्त रख दी गई। शर्त क्या थी कि आप रह सकते हो साहब, और रहोगे कैसे कि साहब आप जो है वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई के लिए सहायता देंगे, आप जो मुफ्त में काम करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे, तभी तो आप रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे यहाँ पर। अब साहब बाद में इन्हीं गांव को वन ग्राम कहा गया। तो वन ग्राम किसे कहते हैं? आपके लिए उत्तर मिल गया। अब साहब इसके बाद बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना और मुआवजे के हटा दिए गए, यानी उन्हें बताया ही नहीं गया कि यहां पर आप कल से नहीं रहेंगे, हटा दिए गए बिना सूचना के। कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया कि जाओ साहब कहीं दूसरी जगह रहना, तो लोग खर्चा पानी ले लो अपना, ऐसा भी नहीं किया साहब इन्होंने। अब काफी समय बाद गांव वाले जमीन के बढ़ते हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेकार और चीजों का निरंतर मांग से त्रस्त हो गए थे। तो इसके बाद भयानक अकाल का भी दौर आ रहा है, और अकाल का दौर जो है 1899 से 1900 के बीच में, और फिर 1907 से 1908 में बार बार अकाल देखने को मिल रहा है। उससे जो है वन आरक्षण ने भी चिंगारी का काम किया। वन आरक्षण यानी कि जो आरक्षित क्षेत्र घोषित कर रहे थे वो भी चिंगारी का काम कर रही है। इससे भड़क रहे लोग, तो फिर जो है
ये विद्रोह जैसे काम करेंगे, ये विद्रोह के काम करेंगे तो फिर जो सिपाहियों को, जो अधिकारी होंगे ब्रिटिश के, उन पर हमला करेंगे, उनसे तमाम दुनिया भर की चीजें करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में एक चश्मदीद था, ये इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह थे, मिशनरी कौन थे? विलियम वार्ड। वो क्या लिख रहा है कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों को हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। यानी कि उन्हें घेरने के लिए, उन्हें दबाव बनाने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए, उनके खिलाफ जो है प्रतिक्रिया देने के लिए लोग जो है इकट्ठे होकर के आ रहे थे, बस्तर के लोग। तो ऐसे में जो है अंग्रेज जो है क्या कर रहे हैं, उस बगावत को कुचलने के लिए भी काम कर रहे हैं, सैनिक भेज रहे हैं उसके लिए, जो विद्रोह कर रहे हैं। तो उस बगावत को कुचलने का काम करने के लिए सैनिक भेज रहे हैं। आदिवासी नेताओं के बीच ये बातचीत होने लगी। क्या होने लगी? यानी कि आज के हिसाब, चलो अंग्रेज सरकार से कुछ बातचीत करके देखते हैं, शायद जो है वो मान जाएगी, हमारे अधिकार वापस कर देगी। लेकिन अंग्रेज हैं कि मानने को तैयारी नहीं है। जब आदिवासी नेताओं ने उनसे बातचीत करनी चाहिए तो अंग्रेजों ने जो है ना मानते हुए क्या किया, उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए, उन्हें सजा देते हुए सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर नियंत्रण में पाने में काफी समय लगा, और जब सारी ये चीजें हो रही हैं तो ये फिर कुछ ढील भी देते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। अब इसी में क्रम में देख रहे हैं हम, बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है कि आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। अब 1970 की बात करें तो 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव क्या रखा था कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 यानी 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। तो इस तरीके से बस्तर के लोगों के जीवन में जो कठिनाइयां आई और उन्होंने जो है इसका विरोध किया अंग्रेज सरकार के खिलाफ, और फिर अपने कुछ अधिकार भी पाए उन्होंने। अब बात करते हैं कि जावा के जंगलों में हुए बदलाव। ये तो हमने भारत के संदर्भ में सारी बातें जानी, वहीं क्योंकि हम मुख्यतः विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं इस कक्षा 9 की क्लास में, तो यहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों में भी तो उपनिवेश थे ना इन्हीं सबके। तो ऐसा ही था, जावा यानी इंडोनेशिया का क्षेत्र इलाका, यहाँ पर था साहब डचों का नियंत्रण। तो यहाँ पर बात करें तो सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी जो है करीब 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घूमंत खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। तो घूमंत खेती के बारे में आपको बता ही चुका हूं, आज ही बताया हूं, पहले भी बताया हूं, उससे पहले भी 2-4 बार बता चुका हूं, और आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी। जावा के लकड़हारे, जावा में एक कलांग समुदाय था। कौन था साहब? कलांग समुदाय। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले आपसे अपील है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ प्रश्न है आपके, तो उन्हें कमेंट में लिख दीजिए, उनका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, चलिए। तो कुशल लकड़हारे थे कौन? कलांग समुदाय, और ये घूमंत किसान भी थे। ये इनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो क्या हुआ, 6000 कलांग परिवारों को दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई का राजाओं के महल बनाना मुश्किल था। यानी इतने कौशल का वो थे ये लकड़हारे कि उस तरीके से कटाई करते थे कि अगर ये कटाई ना करें तो राजाओं के महल बनाना मुश्किल हो जा रहा है काम। इतने कौशल पूर्वक थे ये। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। अब जब डच आ रहे हैं तो 18वीं सदी के में जब वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर रहे हैं डच, तो ये भी चाह रहे हैं कि ये जो है हमारे साथ मिलकर काम करें, हमारे साथ लिए काम करें। तो कह रहे हैं कि साहब कलांग उनके लिए काम करें, लेकिन कलांग मानते नहीं है। 1770 में क्या कर रहे हैं, कलांगों ने एक डच किले पर हमला कर दिया और इसका प्रतिरोध किया कि साहब हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, और हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो इन कुशलता को डच पाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं पाए। डच वैज्ञानिक वानिकी, तो डच वैज्ञानिक वानिकी वैज्ञानिक मैं बता चुका हूं, वैज्ञानिक वानिकी कि एक ही किस्म के, एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे, और वो भी सीध में लगाना, यही है डच वानिकी। तो यहाँ पर भी ये सेम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके उद्देश्य सेम होंगे। नौसेना के लिए जहाज की आवश्यकता, जहाज की आवश्यकता, और जहाज के लिए लकड़ी की आवश्यकता, घर मकान के लिए आवश्यकता, और जो खाद्यान्न के लिए आवश्यकता है, तो यही सारे काम करेंगे। अब वहीं हम भारत की तरह ही यहाँ पर जहाज रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवा को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। तो इसी क्रम में डच क्या कर रहे हैं, 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात कर रहे हैं अपने देश में। अब साहब डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीन पर लगान लगा दिया,
और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने में जो है उनका सहयोग देंगे। और क्या करेंगे साहब, लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराएंगे तो आपको छूट दे दी जाएगी लगान से या कर से। इस व्यवस्था को क्या किया, ब्लेंडोंग डी एस्टेन के नाम से जाना जाता है। तो आप इस नाम को भी याद रख लेना, क्या नाम है, ब्लेंडोंग डी एस्टेन। तो इस नाम से जाना है। तो बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय क्या किया, थोड़ा बहुत मेहनताना भी दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। तो ये भी बेचारे परेशान होंगे, जो भारत की तरह, भारत के स्थानीय समुदाय की तरह, तो ये भी परेशान होंगे। तो ये भी जो इनके खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे, वो खत्म करेंगे। ऐसे में एक सामीन की चुनौती है। सामीन एक व्यक्ति था। तो 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू विलातुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामीन, कौन, सुरोंतिको सामीन, ये क्या कर रहा है, जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा कर देता है कि साहब ये तुम्हारे जंगल कैसे हो गए, हमारे क्यों नहीं है, और जंगल तो तुमने पैदा नहीं किए, जंगल तो तुमने नहीं बनाए, तो तुमने नियंत्रण कैसे कर लिया। कह रहा है कि साहब कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य ने नहीं बनाई है, जब राज्य ने नहीं बनाई है तो उस पर उसका अधिकार भी नहीं होगा। लेकिन अब जब ऐसी बातें कर रहा है तो जल्दी इसके जो है लोग इसके फॉलोवर बन गए, इससे जुड़ गए, तो जल्दी एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी था। तो दामाद के साथ मिलकर के आंदोलन खड़ा कर रहा है, और इस आंदोलन में इसके साथ 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। और जब डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने क्या किया, अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने क्या किया, लगान और जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। ना तो बेकार करेंगे, ना तो ये लगान देंगे, ना जुर्माना देंगे, कूट और देंगे। इस तरीके की बात कर रहे हैं कुल मिला के ये। चलिए अब आगे समझते हैं युद्ध और वन विनाश। तो यूरोप में जब युद्ध हो रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, चाहे दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की, तो वहां पर भी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ रही है। किस लिए, जहाज बनाने के लिए, बंकर बनाने के लिए, जो तोप गोले, जो गोले बारूद है उसके जो बक्से बनने हैं, संदूक बनने हैं, उनको बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। आवाजाही जो है तेज हो सके सेना की, तो रेल की पटरियां बिछाई जानी है, तो उसके लिए भी जो आवश्यकता है। ट्रक, आज तो चलो स्टील लोहे खूब अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, उस समय नहीं थे, तो उस समय जो ट्रक वगैरह, ठेले वगैरह बनते थे, वो सब के सब लकड़ी के ही बनते हैं। उसकी जो पीछे वाला ढांचा होता था वो लकड़ी का ही बनता था। तो उसके लिए बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, और वहां पर भी जो सागौन, शीशम, इस तरीके की लकड़ी के पेड़ उपजाए जा रहे हैं। तो इससे जो है वनों का विकास हो रहा है। तो इसी क्रम में इसकी महत्ता को समझिए। तो यहां से समझ सकते हैं कि जब क्या हुआ, इन्होंने एक जावा पर जापानियों का जब आक्रमण कब्जा हो रहा था, उससे ठीक पहले ये डच क्या कर रहे हैं, भस्म कर भागो नीति, यानी जंगल है या लकड़ियां हैं उनको जला करके भाग रहे हैं। तो भस्म करो जंगल भागो नीति अपना रहे हैं। और इसके तहत क्या कर रहे हैं, आरा मशीनों, सागौन के विशाल लट्ठों के ढेरों को जला दे रहे हैं। और क्यों जला रहे हैं, क्योंकि जापानियों के हाथ ना लग पाए। हाथ लग जाएंगे तो इससे जो है उनके काम की युद्ध में ये जो सहायता लाभदायक होगी उनके लिए। तो इससे इसकी जो है आप महत्ता को जान सकते हैं। ठीक है साहब। तो अब बात करें वानिकी में आए नए बदलाव। तो नए बदलाव साहब बता ही दिया हूं मैं कि किस तरीके के साहब व्यावसायिक खेती हो रही है, वहां पर जो है ये वैज्ञानिक वानिकी जैसी बात की जा रही है, और जो है वन प्रबंधन के लिए वैकल्पिक तरीके भी सोच रहे हैं ये जो आगे चल करके। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें चल रही थी। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर बार की तरह अपील आपसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और कमेंट करके आपका अगर कोई प्रश्न है तो वो लिख दीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वो लिख दीजिए तारीफें, और साथ के साथ अगर लगता है कि आपको या किसी और को भी लाभ मिल सकता है इससे, तो उसे भेज दीजिए, ताकि उसकी भी बुनियाद मजबूत हो जाए, ताकि जब वो स्टैंडर्ड बुक पढ़े तो ऐसा ना लगे कि हुआ सा ये कहाँ से आ गई चीजें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।